भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूँगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी माननीय सांसद, आज हम सब दीनदयाल उपाध्याय जी पुण्यतिथि पर अनेक चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। पहले भी अनेकों अवसर पर हमें दीनदयाल जी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का, अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। यहां पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं। दीनदयाल जी जिसके मुखिया की तरह, एक प्रेरणा की तरह अविरत रूप से हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन तीन शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है। जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी,
वहीं सम्मान मिलेगा। लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। दीनदयाल जी इस विचार के साक्षात जीता जागता उदाहरण है। उनका एक एक विचार, उनके एक एक शब्द उन्हें पूरी दुनिया में एक विलक्षण व्यक्तित्व बना देते हैं। सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदाहरण है। एक और वो भारतीय राजनीति में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो हर एक पार्टी, हर एक विचारधारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे। हर किसी से उनके आत्मीय संबंध थे। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी लिखी थी, जिसमें नेहरू जी की सरकार की सुरक्षा के संबंध में, खाद्य नीतियों के संबंध में, कृषि नीति के संबंध में खुल करके तथ्यपरक आलोचना की थी। बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकाशित किया पुस्तक के रूप में, तो इसका प्राकथन उन्होंने कांग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे श्रीमान संपूर्णानंद जी से ही लिखवाया। संपूर्णानंद जी ने अपनी टिप्पणी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल ग्लो है। आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुष के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वदेशो भुवनम त्रयम, स्वदेशो भुवनम त्रयम, अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोकों के बराबर है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। साथियों, देश की एकता अखंडता के लिए भी आत्मनिर्भरता की जरूरत पर दीनदयाल जी ने विशेष जोर दिया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हथियार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दीनदयाल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बल्कि हथियार और विचार के क्षेत्र में भी
भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनके इस विजन को पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, स्वदेशी हथियार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ान भर रहे हैं। हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो विचार की आत्मनिर्भरता से भारत आज दुनिया के कई क्षेत्रों में नेतृत्व दे रहा है। आज भारत की विदेश नीति दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है। नेशन फर्स्ट, प्रकृति के साथ सामंजस्य का दर्शन दीनदयाल जी ने हमें दिया था। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व करके दुनिया को वही राह दिखा रहा है। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया की किसी भी सोच के प्रभाव में अपने विचारों को नहीं गढ़ा था, इसलिए उनके विचारों में एक मौलिकता थी। भारत की भावना, भारत का मानस, भारत के मूल्य, वेद से विवेकानंद तक की भारत की चिंतन यात्रा, ये सारी बातें दीनदयाल जी के चिंतन में झलकती थी। इसलिए वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते थे जिसमें पूरा भारत शामिल हो, जिसमें पूरे भारत की विविधता झलके। लोकल इकोनॉमी पर विजन इस बात का प्रमाण है कि उस दौर में भी उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल और व्यापक थी। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हो रहा बड़ा बदलाव भी सामान्य मानवी के जीवन को सरल बनाएगा, देश को एक नई भव्य और आधुनिक पहचान देगा। साथियों, आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, तो कौन भारतीय होगा, कौन इस मां का लाल होगा जिसको गौरव न होता हो, उसका सीना चौड़ा न होता हो, उसका माथा ऊंचा न होता हो। आज विश्व भर में फैला हुआ भारतीय समुदाय जिस गर्व के साथ जी रहा है, उसका कारण भारत में हो रही गतिविधि है। हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देशभक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है। हमारी विचारधारा देशभक्ति से शुरू होती है, हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है, हमारी विचारधारा देश हित के लिए होती है।
हम उसी विचारधारा में पले हैं, जो विचारधारा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की बात करती है। ये हमारी विचारधारा है कि हमें राजनीति का पाठ राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़ाया जाता है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। उदाहरण के तौर पर देश में नए जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन, जनजाति समुदाय को हमारे आने के बाद थोड़ा था, पहले भी था, लेकिन उस मंत्रालय का, अलग मंत्रालय का गठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है। ये भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको संवैधानिक दर्जा मिल सका, संवैधानिक स्टेटस हमारे यहां मिल सका। और ये भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। और आप देखिए, देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए हैं, तनाव पैदा हुआ है, संघर्ष हुआ है, समाज बढ़ गया है, उसी काम को हमने मेल जोल प्यार के वातावरण में किया है, क्योंकि राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, राजनीति एक व्यवस्था है। राज्यों का विभाजन देख लीजिए, राज्यों का विभाजन जैसा काम राजनीति में कितने रिस्क का काम समझा जाता था, इसके उदाहरण भी है। अगर कोई नया राज्य बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने 3 नए राज्य बनाए तो हर कोई हमारे तौर तरीकों में दीनदयाल जी के संस्कारों का प्रभाव स्पष्ट देख सकता। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, झारखंड बिहार से बनाया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग आकार दिया गया। लेकिन उस समय हर राज्य में उत्सव का माहौल था, न कोई शिकायत थी, न कोई गीला शिकवा था, आनंद ही आनंद था, दोनों तरफ आनंद था। हमारी सरकार ने लद्दाख, करगिल को अलग केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है और वहां भी उत्सव का ही वातावरण है। इसी तरह जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को भी हम पूरी तरह साकार करने में पर जुटे हैं। उसी प्रकार से सेलवासा और दमन दमन अलग थे, हमने उसको जोड़ दिया, दोनों तरफ आनंद है। अगर उनकी नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है, क्योंकि हमारी प्रेरणा राष्ट्र नीति है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णय नहीं करते हैं और इसका असर जन सामान्य के मन पर होता है। साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला, तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था,
और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। राजनीतिक अस्पृश्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है। आज देश भी इस विचार को, अस्पृश्यता के विचार को अब देश अस्वीकार कर चुका है। हां, ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज देश हमसे जुड़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी हर देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। कहीं कोई आपदा आती है तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपना सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया में हर कोई अपने जीवन के लिए डरा हुआ था, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व समझकर दिन रात एक कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि सरकार के साथ साथ वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर कार्यकर्ता ने सेवा के संकल्प को राष्ट्रव्यापी मिशन बना दिया था। और मैं पार्टी का आभारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ इस कोरोना कालखंड में उन्होंने जो सेवा कार्य किए, उसका वृत्त सुनने का अवसर मिला था। हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे संकटों को, रिस्क को उठाया था और कितने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी। किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब रात को भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव में कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा था। मैं देख रहा था कि जब हमारे श्रमिक बंधु अफवाहों के चलते, भय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके गांव की ओर चल पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राह पर खड़े रह करके उनको जूते तक देने की चिंता करते थे, उनकी दवाई की चिंता करते थे, उनके पानी की। ये सारा वृत्त मैं सुन रहा था, मेरे मन को छू रहा था और कार्यकर्ताओं के इस परिश्रम से मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिलती थी। इस अभियान में किसी ने वोट बैंक की चिंता नहीं की। ये नहीं सोचा कि किसका वोट हमें मिलता, किसका नहीं मिलता। साथियों, हमारी पार्टी, हमारी सरकार आज महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों पर चल रही है जो हमें प्रेम और करुणा के पाठ पढ़ाते हैं। हमने बापू की 150वीं जन्म जयंती भी बनाई और उनके आदर्शों को अपनी राजनीति में, अपने जीवन में भी उतारा। हमारी सरकार ने हमारे महापुरुषों को भी राजनीतिक समीकरण के चश्मे से कभी नहीं देखा। जिन स्वाधीनता सेनानियों की उपेक्षा होती रही, उन्हें हमने सम्मान दिया। ये हमारी ही सरकार है।
जिसने नेताजी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला, लाल किले पर झंडा फहराने का काम नेताजी की स्मृति में करना शायद किसी और शासन में कोई सोच नहीं सकता था। अंडमान निकोबार में नेताजी को याद कर करके उस द्वीप समूह में एक का नाम नेताजी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर हमने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में उस जगह से चेतना मिलती रहे, उस रूप में उस परिसर को खड़ा किया गया है। और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना करके जरूर उस स्थान पर जाइए, कम से कम एक रात वहां बिताइए। और दूसरा, मैं हमारे सभी सांसदों से आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले अपने कार्यकर्ता और अपने साथियों के साथ काशी जाकर के, काशी के निकट में ही जहां पंडित दीनदयाल जी ने अपना अंतिम सांस लिया था, जहां एक स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, देखने जैसा स्मारक बनाया है। दीनदयाल जी की भव्य प्रतिमा वहां रखी है। वो इतना बढ़िया परिसर बना है, हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है। आप जरूर कभी, काशी से कोई ज्यादा दूर नहीं है, बाय रोड आप चले जा सकते हैं और वहां एक बार हो आइए। हमारे लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हम लोगों ने कभी न कभी मौका लेकर के वहां जाना चाहिए। आप देखिए, जिस जगह पे हम बैठे हैं, बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति में बना हुआ है भवन, क्या कोई और सरकार बनाती क्या? ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इन कार्यों का भाजपा को, हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, अगले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी सकारात्मक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। जनता इन 6 सालों में हमारी नीतियों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है, देश ने हमारी नीयत को भी देखा है, परखा है और पुरस्कार भी दिया है। हमें उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जरूर सफलता पाएंगे। साथियों, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। गरीब, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएगा, ऐसे सारे मिथक को तोड़कर आज देश रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल लेन देन कर रहा है। आज देश में हर महीने 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। मोबाइल फोन से वो खरीद बिक्री कर रहा है, पैसे लेना देना कर रहा है। डिजिटल लेन देन करना अब लोगों के व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की वजह से अब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बिना किसी भ्रष्टाचार के पा रहा है। पहले कितनी ही योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता था। आज उसके हक का वही पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। कितनी ही योजनाएं ऐसी थी जिसमें लाभार्थियों की सही पहचान नहीं हो पाती थी। जो अपात्र होते थे वो इसका फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी पुरानी अवस्थाएं बदल गई हैं। करोड़ों ऐसे नाम जो सिर्फ कागजों में थे, जो किसी गरीब का हक उस तक पहुंचने नहीं देते थे, उन नामों को हटाया जा चुका है। आज 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक
गलत हाथों में जाने से पैसा बच रहा है। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आपको अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए एक अहम माध्यम नमो ऐप भी है। नमो ऐप पर जो टूल्स हैं वो आपको जनता जनार्दन से संवाद में सहायता कर सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे सभी सांसदों के लिए ये हथियार बहुत काम आए। आप थोड़ा समय दीजिए उसके साथ, आप देखिए उसमें इतनी चीजें हैं जो आपके क्षेत्र के लोगों से संपर्क बनाने के लिए वो एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा माध्यम आपके टेलीफोन में उपलब्ध, आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। आप उसका फायदा उठाइए। और उसकी अच्छी एक बड़ी ताकत ये है कि ये टू वे कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ छोटी मोटी मीटिंग आराम से कर सकते हैं उसके ऊपर। आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और लोग भी उतनी ही आसानी से अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का अवसर आज हमारे एकदम सामने खड़ा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज पूरे देश में एक चेतना जगी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पार्टी की हर इकाई, देश में भी, राज्यों में भी, जिले में भी और पोलिंग बूथ तक, हर इकाई आजादी के 75 साल निमित्त कम से कम 75 ऐसे कोई न कोई काम हम करेंगे। कर सकते हैं क्या? कम से कम 75 काम के साथ हम जुड़ेंगे। भले 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन हम करेंगे। हम उन 75 कामों को आइडेंटिफाई करें। आजादी के 75 साल के निमित्त इस काम को अवश्य करें और उसका हिसाब किताब रखें। देश के सामान्य मानवी से जुड़ने का हम प्रयास करें। आजादी के 75 साल सिर्फ रंगाराग कार्यक्रम के समाप्त नहीं होना चाहिए। जन मन के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए। नई पीढ़ी को राष्ट्र के लिए प्रेरणा देने की एक ताकत के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, जिसके लिए राष्ट्र नीति ही प्रेरणा है, इसके लिए आजादी का 75 का वर्ष ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मैं सभी मेरे एमपी साथियों से आग्रह करता हूं, मेरे सांसद साथियों से आग्रह करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूं। जो राह हमें दीनदयाल जी ने सिखाई थी, उस राह पर चलने के लिए हम कहीं से कुछ तो सोचें। एक काम आप कर सकते हैं क्या? कठिन है लेकिन करना है। मैं कहूंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत सरल है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं बहुत कठिन है। परिवार के आपके अपने सदस्य सब बैठ करके, उसमें भी आपके नौजवान बेटे बेटी, भाई बहन जो भी हो, उनके साथ बैठ करके एक काम कीजिए। एक अच्छी सी डायरी लेकर के लिखिए, सुबह उठने से रात को सोने तक जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें से कितनी हिंदुस्तान की हैं और कितनी बाहर की हैं, जरा सूची बनाइए। मैं बिल्कुल कहता हूं, आप खुद जब सूची बनाएंगे आप चौंक जाएंगे, आप डर जाएंगे। हमें पता ही नहीं है बिना कारण जो चीज हमारे देश में उपलब्ध है, जो चीज हमारे देश के लोग बनाते हैं, मेहनत का श्लोक बनाते हैं, वे भी चीजें जाने अनजाने में हमारे जीवन में घुस गई है। अगर देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें न हो, देश के मजदूर का पसीना जिसमें न हो, ऐसी चीजों से मुक्ति पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए?
ये जिम्मा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपके पास कोई घड़ी है, कोई चश्मा है तो फेंक दो। मैं ये बात का विचार का पक्ष का नहीं हूं। लेकिन सोचिए तो, बिना कारण चीजें घुस गई है जी। 80% तो चीजें वो होगी जब लिखोगे, अच्छा मैं ये भी चीज बाहर की उपयोग कर रहा हूं, अरे रे कैसी गलती कर दी, आपका भी मन उठ जाएगा जी। आप देखिए देश को और जब हम अपने से शुरू करेंगे तो कन्विक्शन के साथ हम औरों को भी कह पाएंगे, और इसमें गर्व अनुभव कीजिए दोस्तों। और मैंने देखा है कि जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए दिए हम लोकल, नहीं भाई, दिवाली के दिए से बात पूरी नहीं हो जाती है। वो तो हमारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। हमें जरा व्यापक रूप से होना चाहिए। साथियों, दीनदयाल जी ने हमें जो संस्कार दिए, ये समाज के प्रति हमारी जो संवेदना होती है, उस संवेदना का सामर्थ्य कितना होता है। अब देखिए सरकारें इतनी आई है, कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको वो बात नजर आएगी। जैसे मैंने अभी कई चीजें बताई, शौचालय का सोचने का विचार एकात्म मानव दर्शन के कारण आता है जी। सबका साथ सबका विकास का मंत्र से आता है। आपने देखा होगा कि सरकार ने काम किया, हमारे देश में भाषाएं तो अलग अलग है और हम अलग अलग भाषाओं के कारण अपने अपने दुनिया में जीते भी हैं। ये हमारी विविधता अपनी ताकत भी है। लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश में ये जो हमारे मूकबधिर भाई बहन होते हैं, हमारे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी आजादी के इतने सालों के बाद भी हम कॉमन साइन लैंग्वेज नहीं बना पाए थे। तमिलनाडु के एक मूकबधिर जिस लैंग्वेज को जानता था, दिल्ली का बच्चा वो नहीं जानता था। जो बंगाल का जानता था वो गुजरात का नहीं जानता। क्यों? हर एक ने अपने अपने तरीके से साइनेज डेवलप की थी। इस सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि हमने मेहनत करके अब पूरे देश में एक ही प्रकार के साइनेज से वो समझ पाता है, ये शिक्षा शुरू की। इसमें देश की एकता का भी मुद्दा है, सरलता का भी मुद्दा है। यूं तो लगने वाली चीज बहुत छोटी है, लेकिन देश में छोटे छोटे लोगों की चिंता करने से ही देश बड़ा बनता है। कोई चीज छोटी नहीं होती, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। किसी आवश्यकता हमें छोटी लगती हो, लेकिन उसकी जिंदगी में वो बहुत बड़ी होती है। ये जो है ना एकात्म मानव दर्शन का एक रूप है, और इसलिए हम लोगों का काम है कि हम कैसे करें। पंडित दीनदयाल जी के जीवन को देखें, सादगी, परिश्रम, ये बातें हमें बहुत उभर करके सामने आती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला है, उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे, संगठन के लिए काम करते थे, पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में, तो ट्रेन में जहां टॉयलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे। 24-24 घंटे यात्रा कर करके किसी कार्यकर्ता के यहां पहुंचते थे। ये परिश्रम कर करके इस पार्टी बनी है। अनेक लोगों ने उस प्रकार का जीवन जिया है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि आज हमें हमारे नसीब में सब आया है, लेकिन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष बना है। और ये साधना कम नहीं है जी। आप भी अपने इलाकों में देखोगे ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो 3-3, 4-4 पीढ़ी लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है, लिया भी नहीं, मांगा भी नहीं है। उनके सम्मान की चिंता हम लोगों का दायित्व है।
हम एक परिवार है, हमारे संस्कार है। मैं इस कोरोना काल में, क्योंकि मैं पहले संगठन का काम करता था, तो मैं देश भर में सभी लोगों से ज्यादातर परिचित रहा। बीच में ये गुजरात मुख्यमंत्री बन गया तो थोड़ा मेरा संपर्क कम भी हो गया, लोग भी बदल गए। लेकिन मैंने इस कोरोना काल में सुबह हर दिन 25-50 लोगों से फोन पर बात करने का एक कार्यक्रम बनाया मैंने। और जो भी बड़ी आयु के हैं, 70-75 के आयु के आसपास के पुराने लोग, सबको फोन करके उनके आशीर्वाद मांगता था। आप कल्पना कर सकते हैं, आप में से क्षेत्र में कई लोग होंगे जिनको पास मेरा फोन गया होगा। वे इतने आशीर्वाद देते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे। फोन आया तो फिर ज्यादातर देख कहता, अरे भाई मोदी जी, इतना काम है आपके पास, आप काहे को मेरी इतनी चिंता करते हो, अरे हम कर लेंगे। ये परिवार भाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होता है जी। हमने इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, दीनदयाल जी के पास क्या था? कुछ नहीं था जी। वे अनिकेत थे, वे अकिंचन थे, न घर था न धन था, लेकिन हमारे दिलों में आज भी है। साथियों, ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व, ऐसे प्रेरक विचार, ऐसी परंपरा की विरासत हमारे पास जब हो, तब हमें राष्ट्र सेवा के हमारे संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता है, कोई हमें विमुख नहीं कर सकता है। साथियों, एक राष्ट्र जब किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है, तो उस लक्ष्य के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। उस लक्ष्य के प्रति उत्साहित, समर्पित, संकल्पित लोग देश के लिए तो मूल्यवान होते ही हैं, वो किसी भी संगठन के लिए भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए एक संगठन के रूप में हमारे सामने अवसर हैं कि इस प्रक्रिया में हमें ऐसे कई नए लोग, खासकर युवा साथी मिलेंगे, जिनके स्वभाव में देश के लिए कुछ करना, देशवासियों के प्रति प्रेम, यह सब सहज रूप से होगा। अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ना, यह भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें हमारा परिवार का विस्तार करना चाहिए। हिंदुस्तान की सीमाएं उतनी ही भाजपा की सीमाएं होनी चाहिए। हमारे संगठन के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विस्तार को भी यह अवसर है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें इसमें कहीं कमी नहीं है। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, हमें अपने विचारों को व्यापक बनाने का प्रयास भी लगातार करते रहना चाहिए। इसके लिए दीनदयाल जी हमेशा अध्ययन पर विशेष जोर देते थे। आप सभी अध्ययन के लिए जरूर समय निकालें, आप संसद के संसाधनों का प्रयोग करें, और भी जैसी रुचि हो वैसे विषयों से भी जुड़े। दीनदयाल जी को पढ़ने समझने के लिए भी आप समय निकालें। इसी तरह आप बाबा साहब आंबेडकर को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इन सबको जरूर पढ़ें। इससे आपके राजनीतिक जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, आप एक अलग छाप छोड़ पाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम सब दीनदयाल जी के इन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल जी का अंत्योदय का जो सपना था, वो 21वीं सदी में एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा होगा। मेरे साथियों, देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है, आखिरी छोर पर जो इंसान बैठा है, जो परिवार बैठा है, उसकी तरफ देखना है। अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे, न कभी थकान आएगी, न विराम का मन करेगा, न कोई मोह में उस दिशा में खींच करके ले जाएगा। हम विरक्त भाव से, तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे। इसी एक भाव के साथ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आखिर में एक पंक्ति दोहरा करके
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा। संकटों पर मात कर, संकटों पर मात कर, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।